वी विल लर्न, क्या हम यहाँ से सीखेंगे इस वीडियो से। पहले तो एक बात हमें जानना है कि ट्रांसलेशन क्या होता है, मतलब कि एक ओवरव्यू जानना है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब डीएनए ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में, एमआरएनए बनता है वहाँ से। एमआरएनए में जो सीक्वेंस है उसको हम तीन सीक्वेंस एक साथ जो कहते हैं कोडॉन, मतलब कि वो तीन एमआरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक एमिनो एसिड को मार्क करता है, और हर एक ऐसे एमिनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक जो है कोडॉन है। ठीक है, तो कोडॉन के हिसाब से एमिनो एसिड एक के साथ एक जुड़ता रहेगा। तो क्या होगा, एक के बाद एक एमिनो एसिड अगर जुड़ता रहे तो क्या हम उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड। और ये पॉलीपेप्टाइड को ही हम कहते हैं प्रोटीन, जब ये पॉलीपेप्टाइड फोल्ड हो जाता है और उसका एक फंक्शन बन जाता है। ठीक है ना, तो जब ये पॉलीपेप्टाइड नॉर्मली अमीनो एसिड जोड़ के बनता है तो उसका कोई फंक्शन नहीं रहता है, क्योंकि वो सिर्फ एक चेन होता है अमीनो एसिड का। मगर बाद में जब वो फोल्ड होता है, जिसको प्रोटीन फोल्डिंग भी कहते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग के बाद उसका एक फंक्शन होता है, तब हम उसको प्रोटीन कहते हैं। तो जब हम देखते हैं ट्रांसलेशन क्या है, तो ये सिंपली अमीनो एसिड को एक के साथ एक जोड़ना होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन की वजह से पॉलीपेप्टाइड बनता है। दूसरी बात तो है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब कि कौन कौन सी डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर और अदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन के लिए इन्वॉल्व जो स्ट्रक्चर्स हैं वो है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। अब तक हम सिर्फ बात करें हैं एमआरएनए के बारे में, क्योंकि जब हम ट्रांसक्रिप्शन देखा है तो हम बात करते हैं एमआरएनए के बारे में, वरना उसके अलावा भी टीआरएनए आरआरएनए है, उसका कुछ रोल होता है। तो ये रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। हम देखेंगे राइबोसोम का फंक्शन, कोडॉन्स का फंक्शन, और टीएफ मतलब कि ट्रांसलेशन फैक्टर्स जो होता है, मतलब कि इनिशिएशन फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर एंड रिलीज फैक्टर को हम देखेंगे। तीसरी बात है प्री मॉडिफिकेशंस ऑफ और प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के पहले कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है सेल में, जैसे कि टीआरएनए चार्जिंग। इसका मतलब होता है कि टीआरएनए एमिनो एसिड को लेकर आता है ताकि एमिनो एसिड को हम स्टिच कर सके प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। तो टीआरएनए नॉर्मली क्या है, फ्री रहते हैं, कोई एमिनो एसिड लिंक नहीं रहता है, मगर एक आर्म है, एक हाथ जैसा स्ट्रक्चर है टीआरएनए में, जिसके साथ एमिनो एसिड जाके बाइंड कर सके। ठीक है ना, तो जब टीआरएनए के साथ एमिनो एसिड बाइंड कर जाए उसको हम कहते हैं टीआरएनए चार्जिंग। ये भी हम देखेंगे कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है। और मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मतलब कि एक्चुअल स्टेप्स क्या होता है, ट्रांसलेशन इनिशिएशन शुरुआत, इलॉन्गेशन मतलब एमिनो एसिड को जोड़ने के बाद प्रोटीन होना, और टर्मिनेशन मतलब कैसे ख़त्म होता है, कैसे एंड होता है। सारे के सारे जो चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बात है ट्रांसलेशन क्या है। हम बहुत सिंपल वे में अगर बात करें तो डीएनए में सब कुछ रहता है, मतलब कि सारे इन्फॉर्मेशन रहता है कि एक ऑर्गेनिज्म को कैसे देखने में होगा, और सब कुछ रहता है, वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, एवरीथिंग। तो डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को अगर हमें प्रैक्टिकली देखना है तो उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं, मतलब कि खुद को देख लो आप, तो आप लिटरली एक प्रोटीन से बने हो। सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स आप देखते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, छू सकते हो, सारे के सारे ये है प्रोटीन। तो प्रोटीन के बिना जो है हम कोई इम्पैक्ट नहीं देख सकते। डीएनए तो हम नहीं देख सकते, उसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं प्रोटीन के हिसाब से। तो जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए में है उसको हमें पास करना है और प्रोटीन बनाना है, मगर डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन पाएगा। इसीलिए डीएनए खुद का जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए में सप्लाई करता है, और वो प्रोसेस कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, जो हमने पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी उसके बाद जो एमआरएनए बन चुका है, उस एमआरएनए में वो न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस रहता है, और वो सीक्वेंस को मैंने बताया कि 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक साथ हम कहते हैं कोडॉन। और ये हर एक 3 न्यूक्लियोटाइड जो कोडॉन है, ये एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को मार्क करता है, मतलब कि एक कोडॉन के मतलब एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड। तो ऐसे मानो 12 डिफरेंट कोडॉन है, तो 12 डिफरेंट एमिनो एसिड को वो कोड करेगा। मतलब पहले तो से आर्जिनिन को कोड किया, उसके बाद एलानिन को कोड किया, उसके बाद हिस्टिडीन को कोड किया, ऐसे वो कोड करता रहेगा।
कोडॉन के हिसाब से। तो क्या होगा, जो भी कोड है उस हिसाब से टीआरएनए वो एमिनो एसिड को एक एक साथ लाएगा, ठीक है ना। तो कोडॉन देखने के बाद टीआरएनए उस कोडॉन का जो स्पेसिफिक एमिनो एसिड है उसको लेके आएगा, और आने के बाद राइबोसोम वो एमिनो एसिड को जोड़ता रहेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, एमआरएनए चाहिए, क्योंकि एमआरएनए तो कोडॉन जो है उसको प्रोवाइड कर रहा है, वो एक इंफॉर्मेशन है। मतलब कि मानो हम किचन में गए हैं और कुकिंग करना चाहते हैं, है ना, कुछ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए रेसिपी होना ज़रूरी है। तो एमआरएनए जो है यहाँ पर वो रेसिपी है, मतलब कि क्या करना है, क्या जोड़ना है, क्या देना है खाने में, वो सब कुछ है एमआरएनए में। अभी वो चीज़ जो हम देंगे वो हम चम्मच से उठा के देते हैं, तो यहाँ पर चम्मच का रोल प्ले कर रहा है टीआरएनए, मतलब कि वो एमिनो एसिड को लेकर आ रहा है। और कहाँ पर ये बन रहा है, एक ओवन में बन रहा है, ठीक है ना, हीट में बन रहा है। तो वो है यहाँ पर राइबोसोम, मतलब कि राइबोसोम का रोल है लाइक ए किचन, लाइक ए ओवन, जिसके ऊपर हम खाना पका रहे हैं, ठीक है ना। एमआरएनए है रेसिपी, टीआरएनए है चम्मच जिससे हम डाल रहे हैं सब कुछ। बहुत ही सिंपल एनालॉजी है, ठीक है। तो चलिए देखें कि इसका ओवरव्यू जो है कैसे काम करता है। तो पहले तो मैं बोला कि एमआरएनए में ये है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, आप देख सकते हो AUG UUCA। तो यहाँ पर UUC एक कोडॉन है, AAA एक कोडॉन है। तो UUC अगर एक कोडॉन है तो टीआरएनए क्या करेगा, उस कोडॉन को पहचानेगा और उसके हिसाब से एमिनो एसिड को लेके आएगा। मतलब देखो, अगर कोडॉन है AAA AAA, उसके हिसाब से टीआरएनए लाइसिन को लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो टीआरएनए को कैसे पता चलेगा कि कौन से कोडॉन चल रहा है, तो डेफिनेटली टीआरएनए में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना जरूरी है जिससे वो पता करेगा कौन सी कोडॉन है एमआरएनए में, और उसको कहा जाता है एंटी कोडॉन। मतलब आप टीआरएनए को देखो यहां पर, तो टीआरएनए में एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपको मिलेगा, वो कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री है UUU। तो ऐसे बहुत सारे टीआरएनए हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कोडॉन से मिलेगा, और उस हिसाब से वो उसका एमिनो एसिड को लेके आएगा। और हर एक टीआरएनए एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को ही लाएगा, कोई दूसरा एमिनो एसिड को नहीं लाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक एमिनो एसिड को लाना है। तो यहां पर AAA है, उस हिसाब से UU को ये लाएगा, ठीक है ना, और लाइसिन को लाएगा, क्योंकि AAA लाइसिन को कोड करता है। तो अभी ये कोडॉन और एंटी कोडॉन पेयरिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेयरिंग होने के बाद ही जो एमिनो एसिड लाएगा अदर्स टीआरएनए उसको ज्वाइन करेंगे। कौन ज्वाइन करेगा, राइबोसोम। इस पिक्चर में आप देखो तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का और एक येलो कलर का स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का 2 सब यूनिट होता है प्रोकैरियोट्स में। राइबोसोम को कहा जाता है बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन ग्रेडियंट, तो उसको हम कहते हैं 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S कहा जाता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को, 80S कहा जाता है यूकैरियोटिक राइबोसोम को। और दोनों सब यूनिट जो होता है प्रोकैरियोट्स का, एक होता है 50S का लार्ज बड़ा सब यूनिट ब्लू वाला यहाँ पर, और एक होता है 30S का जो यहाँ पर येलो वाला। अब सच सोचेंगे कि 50 और 30 मिला के 80 होता है, 70 क्यों लिखा, क्योंकि ये इस तरह से प्लस करके नहीं दिखा जाता। ये होता है कि जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तब किस हिसाब से वो डिपॉजिट होता है, इसके वजह से टोटली डिफरेंट थिंग है, बाद में हम बात करेंगे। और प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का अब देखें तो एक होता है 60S का, एक होता है 40S का, ठीक है, दोनों सब यूनिट होता है। तो अभी ये होता है ओवरऑल प्रोसेस। राइबोसोम जो है रिएक्शन होने का सेंटर जो है प्रोवाइड करता है, एमआरएनए कोडॉन प्रोवाइड करता है, टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन है जिससे वो कोडॉन को जांच सके और उसके हिसाब से अमीनो एसिड को ला सके, ठीक है। अभी क्वेश्चन एक बनता है यहाँ पर कि राइबोसोम किससे बना हुआ है। बहुत सिंपल आंसर है, राइबोसोम बना हुआ है आरआरएनए से एंड प्रोटीन से, इसके अलावा कुछ है नहीं राइबोसोम में, इसीलिए आरआरएनए इंपॉर्टेंट है। हमने देखे एमआरएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, टीआरएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, बट आरआरएनए का क्या फंक्शन है। हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए क्योंकि ये आरआरएनए
प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है। और ये जो रिएक्शन है ना, जिसमें एक एमिनो एसिड को और एक एमिनो एसिड के साथ जोड़ना होता है, कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन। ये ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन को करने के लिए कोई तो एंजाइम चाहिए। एक्चुअली यहां पर ये जो आरएनए है यही एंजाइम का रोल प्ले करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आरएनए का। आरएनए खुद एंजाइम का रोल प्ले कर सकता है, उसको हम कहते हैं राइबोजाइम, मतलब वो खुद एंजाइम का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। वही यहां पर होता है। तो अभी ये पूरा प्रोसेस में अगर आपको दिखाऊं, ये पिक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट मुझे मालूम है आपको समझ आएगा। क्या यहाँ पर देखो कि आप सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए में, ये डीएनए है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, है ना। अब इस डीएनए को अगर दोनों ओर से आप देखो तो पहले तो ये डीएनए से ही एमआरएनए बनेगा कोडॉन लेके, ठीक है ना। डीएनए से ही टीआरएनए भी बनेगा ट्रांसक्राइब होकर, आरआरएनए भी बनेगा। बहुत सारे वैरायटी होते हैं आरआरएनए की, हम कहते हैं 5S, 16S, 23S, बहुत वैरायटी। 23S जो है वो बड़ा यूनिट में रहता है, 5S जो है छोटा यूनिट में रहता है, 16S जो है छोटा यूनिट में रहता है, सॉरी 5S और 23S बड़ा यूनिट में रहता है, 16S जो है छोटा यूनिट में रहता है। तो अभी बात ये होता है कि ये सारे के सारे आरएनए जो है वो डीएनए से ट्रांसक्राइब होके आया। अभी आरआरएनए जाके राइबोसोम बनाएगा कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर, एमआरएनए कोडॉन सप्लाई करेगा, और टीआरएनए क्या करेगा, हर एक टीआरएनए उसके हिसाब से एमिनो एसिड को जो लेकर आएगा कोडॉन के माफिक, और एमआरएनए के साथ इंटरैक्ट करेगा। और राइबोसोम क्या करेगा, वो एमिनो एसिड को एक के साथ एक जोड़ेगा ताकि पॉलीपेप्टाइड बन सके। तो जब पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड हो जाने के बाद पॉलीपेप्टाइड को रिलीज कर देगा। अभी क्वेश्चन है एक, मतलब कहां पर ये प्रोटीन सिंथेसिस शुरुआत होगा, कहां पर ये एंड होगा, है ना। हमने देखा कि डीएनए के लिए, रेप्लिकेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक शुरुआत और एंड का साइट है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी सेम बात है, यहां पर भी एक साइट है। कौन सी साइट, स्टार्ट साइट है और एक स्टॉप साइट है। कैसे पता चलेगा स्टार्ट साइट और स्टॉप साइट, मतलब स्टार्ट साइट में एक स्पेसिफिक कोडॉन है, वो कोडॉन होने पर पता चलता है कि वो स्टार्ट कोडॉन है, हम उसे स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं, ठीक है ना। और उसका सीक्वेंस है AUG, इसे हम कहते हैं स्टार्ट कोडॉन। और उस हिसाब से स्टॉप कोडॉन भी होता है, ठीक है। जो स्टॉप कोडॉन होता है, तीनों तरीके का स्टॉप कोडॉन है, ठीक है, UAA, UGA, ठीक है, उसे हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। तो स्टार्ट कोडॉन मतलब AUG जब ही मिलेगा प्रोटीन सिंथेसिस शुरुआत होगा वहां से, जहां पर वो स्टॉप कोडॉन मिलेगा प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएगा। बस बहुत ही सिंपल बात है। और ये कोडॉन कहां पर है, एमआरएनए में। तो एमआरएनए में ही एक स्टार्ट साइट है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर ये स्टार्ट साइट है, और एक स्टॉप साइट भी मिलेगा आखिर तक जाके, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस एक और पर स्टार्ट होगा, एक और पे एंड होगा। और जो प्रोटीन ये तैयार करेगा, पहले का जो स्टार्ट एमिनो एसिड होगा उसका एन टर्मिनल साइट से स्टार्ट होगा, आखिर तक जब एंड होगा उसको सी टर्मिनल जाके एंड होगा। ऐसे ही होता है। और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्शन, मतलब कौन डायरेक्शन में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। डीएनए सिंथेसिस होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, नया वाला स्ट्रैंड का, है ना। ट्रांसक्रिप्शन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होता है, और जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं ट्रांसलेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या है। हमने ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो पहले बात तो ये है, एक आरएनए है तीनों तरीके का, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। उसके बाद राइबोसोम है जो आरआरएनए और प्रोटीन के साथ बनता है, और एक कोडॉन जो सप्लाई होता है एमआरएनए द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो, एक ही पिक्चर में फिर से यहाँ पर शो किया क्योंकि यही एक ओवरऑल प्रोसेस समझने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर एमआरएनए को देखो तो एक कोडॉन GCA है ना।
तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ कोडॉन, और ये कोडॉन के माफिक अगर अमीनो एसिड देखे तो कोई अमीनो एसिड लेके आएगा एक टीआरएनए। यहाँ पर ये दूसरा अमीनो एसिड कैरिंग टीआरएनए, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, जी के साथ सी है, सी के साथ जी है, ए के साथ जी है। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है कि पहले का 2 तो मैच हो गया, आखिर का मैच नहीं हुआ, तो क्या ये कोडॉन सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा? जो आंसर है वो है यस, करेगा। ये और एक इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब कि तीनों का 3 जो सीक्वेंस है कोडॉन का, अगर 3 मैच हो जाए एंटी कोडॉन से टीआरएनए का, तो वो तो बहुत ही बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। अगर वो ना हो, अगर पहले का 2 मैच करे आखिर का ना करे तो भी चलता है। इसे हम कहते हैं वुबल बेस पेयरिंग और वुबल हाइपोथेसिस। इसमें कहा जाता है कि पहले का 2 बेस पेयर अगर ठीक रहे, आखिर का आप रोटेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, फिर भी जो है एंटीकोडॉन से कोडॉन का बाइंडिंग होगा और एमिनो एसिड जो है वो वहां पर लाया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखो तो आपके पास तो एमआरएनए है, आपके पास राइबोसोम है, राइबोसोम एमआरएनए एक साथ अटैच होगा, टीआरएनए एमआरएनए का कोडॉन पढ़ने के बाद उसके हिसाब से अमीनो एसिड को लेके आएगा, और आने के बाद जब दोनों टीआरएनए के साथ एक होगा, उसके बाद होगा क्या, इस अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने का जो प्रोसेस है उसे ही कहा जाता है ट्रांसपेप्टिडेशन, जो राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट करता है। और स्पेशली उसमें जो 23S आरएनए रहता है, वो 23S आरएनए यहाँ पर एक राइबोजाइम का एक्टिविटी प्ले करता है और ये ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन को कॉज करता है। ठीक है, डायरेक्शनलिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, नहीं जो एमआरएनए है उसका, और राइबोसोम धीरे धीरे यहाँ से मूव करेगा एमआरएनए के ऊपर से, स्टार्ट साइट से ये शुरुआत होगा, स्टॉप कोडॉन पे जाके ये एंड हो जाएगा। एक स्टार्ट कोडॉन है, 3 स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल प्रोसेस ट्रांसलेशन का। अभी ट्रांसलेशन होने से पहले और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस की ज़रूरत होता है। बात यह है कि टीआरएनए सेल में प्रोड्यूस हो रहा है, टीआरएनए एडिक्वेट है सेल में, बहुत सारे हैं, मगर वो टीआरएनए खुद ओपन है। मतलब यहाँ पर आप देखो इस टीआरएनए को, तो ये टीआरएनए जो है, टीआरएनए का जो हैंड है ना, दो हैंड है, 2 आर्म है, एक आर्म जो है वो थोड़ा बड़ा वाला आर्म रहता है, इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर आर्म। मतलब कि ये आर्म जो है यहाँ पर ही अमीनो एसिड बाइंड करेगा आके, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्टर आर्म जब ब्लैंक रहता है, ठीक है, तब उसे हम अनचार्ज्ड टीआरएनए कहते हैं, मतलब कुछ है नहीं उस टीआरएनए में। जब उस एक्सेप्टर आर्म में एक एमिनो एसिड बाइंड करके रहता है, तब उसे हम चार्ज्ड टीआरएनए कहते हैं, क्योंकि वो एमिनो एसिड लेके आ रहा है तो कुछ काम कर रहा है ना, तो वो चार्ज्ड टीआरएनए। तो सेल में तो टीआरएनए प्रोड्यूस हो रहा है, तो होकर ही वो चार्ज नहीं हो जाता। जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है सेल में, तब टीआरएनए को चार्ज्ड होना पड़ता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस के पहले ही होना होता है। इसे हम प्री रिक्विजिट ऑफ ट्रांसलेशन कहते हैं, टीआरएनए चार्जिंग। मतलब कैसे एक ब्लैंक टीआरएनए को हम चार्ज कर पाएंगे, ये हम देखेंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड फैशन में अगर देखो आप ये इस पिक्चर को, इसमें देखो टीआरएनए का भी एक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें बहुत सारे सेकेंडरी लूप फॉर्म होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, मगर टीआरएनए क्यों ऐसे दिखता है ना, एमआरएनए की तरह क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि टीआरएनए में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है खुद के, जिससे वो बॉन्ड फॉर्म करके रहता है, और कुछ कुछ जगह पर वो बॉन्ड नहीं फॉर्म करता तो लूप फॉर्म होता है। तो ऐसे ही एक लूप है एंटी कोडॉन लूप, जहाँ पर वो 3 एंटी कोडॉन रहता है जिसके साथ वो कोडॉन को इंटरैक्ट करके बाइंड करेगा। ठीक है, इसे एंटी कोडॉन लूप कहते हैं, एंटी कोडॉन लूप। और ऊपर अब देखो यहाँ पर एक एक्सेप्टर आर्म है, जो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एक फ्री रहता है इस एक्सेप्टर आर्म का। यहाँ पर जो एडेनिन है, इस एडेनिन का जो राइबोस शुगर है उसके 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल फ्री रहता है ना। तो यहाँ पर ही एक एमिनो एसिड बाइंड करेगा, यहाँ पर नहीं, ठीक है ना, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ऑफ एक्सेप्टर आर्म पर। तो एमिनो एसिड आके जब वहाँ पर बाइंड कर जाएगा, इसको कहते हैं एक एस्टर बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड होता है। अभी जब ये टीआरएनए जाएगा और एमआरएनए को देखकर एंटी कोडॉन और कोडॉन में बाइंड होगा,
उसके बाद ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन शुरुआत होगा। ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन में ये ईस्टर बॉन्ड जो है इसको पहले ब्रेक कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद इस एमिनो एसिड को दूसरे एमिनो एसिड के साथ लिंक कर दिया जाएगा। तो ऐसे हिसाब से एक के बाद एक एमिनो एसिड लिंक कर सकते हैं हम। तो ये चार्जिंग का जो मैकेनिज्म ये 2 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, उसमें टीआरएनए का कोई रोल है नहीं। उसमें एक एमिनो एसिड चाहिए होता है और एनर्जी चाहिए होता है एटीपी से। तो एमिनो एसिड और एटीपी एक ही साथ एक एंजाइम में बाइंड करता है, ठीक है ना। उस एंजाइम का नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। वो एंजाइम में टीआरएनए का बाइंडिंग साइट होता है, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट भी होता है। तो पहले तो एमिनो एसिड और एटीपी एक साथ बाइंड कर जाता है और एटीपी क्या होता है, एएमपी और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को डोनेट कर देता है और 2 फॉस्फेट अलग से रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये एक बात है। अभी दूसरा स्टेप में तो क्या होगा, पहला स्टेप के एंड में हमें एमिनो एसिड जिसके साथ एएमपी लिंक है वो प्रिपेयर हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में वो एमिनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स तो ऐसे ही रह जाता है एंजाइम में बाउंड करके। टीआरएनए आके बाइंड करता है, फिर से वो एक ही एंजाइम में टीआरएनए इस एमिनो एसिड को ले लेता है, मतलब कि एएमपी से एमिनो एसिड टीआरएनए में ट्रांसफर हो जाता है, तो एमिनो एसाइल टीआरएनए तैयार हो जाता है। तो पहले का जो टीआरएनए वो अनचार्ज था, अभी का जो टीआरएनए उसको हम कहते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए, मतलब कि वो टीआरएनए एमिनो एसिड को बाइंड कर चुका है और एएमपी जो है वो खुला रिलीज हो जाएगा। तो अभी आप ओवरऑल प्रोसेस का देखो तो आपको मिलेगा एमिनो एसिड प्लस टीआरएनए प्लस एटीपी और आखिर में प्रोडक्ट होता है एमिनो एसाइल टीआरएनए प्लस एएमपी जो सेकेंड स्टेप में निकला और पीपीआई जो पहला स्टेप में निकला। उसको पायरोफॉस्फेट भी कहता है और पायरोफॉस्फेट बहुत ही एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है। तो पायरोफॉस्फेट को जब भी आप डिवाइड करोगे तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तैयार होगा और बहुत सारे एनर्जी भी रिलीज होगा। उसके वजह से जो डेल जी होगा इस रिएक्शन का वो नेगेटिव होगा, इसके वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है ना। तो अभी इस प्रोसेस में एमिनो एसाइलेशन होता है टीआरएनए का। अब अगर प्रोसेस को विजुअली देखो, ये रिएक्शन देखा हमने, विजुअली देखो तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये है एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अभी इसमें एमिनो एसिड आके बाइंड करता है, एटीपी भी आके बाइंड करता है, दोनों का बाइंडिंग ग्रूव में, मतलब ये टीआरएनए बाइंडिंग ग्रूव है ना। अभी तक टीआरएनए नहीं बाइंड किया। तो एमिनो एसिड जो है एएमपी के साथ अटैच होता है, पीपीआई और पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है। थर्ड स्टेप, टीआरएनए आके बाइंड करता है। अब ये एमिनो एसिड जो है टीआरएनए के साथ अटैच होता है, एएमपी जो है वो रिलीज हो जाता है और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद चार्ज टीआरएनए को भी एंजाइम रिलीज कर देता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक टीआरएनए डेफिनेटली सही एमिनो एसिड को लाए, यही सेल चाहता है। मतलब कि अगर टीआरएनए के साथ एक गलत एमिनो एसिड ऐड हो जाए तो उससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। और सेल के लिए ये बहुत ही लॉस है, क्योंकि सेल में प्रोटीन्स जब चाहिए तभी सिंथेसिस होकर रेडी होना है, तो प्रोटीन के बिना सेल फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसका जो एंजाइम का स्ट्रक्चर ऐसे ही तैयार हुआ है कि अगर सही एमिनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड ना करे तो ये टीआरएनए का जो ये फाइनल स्टेप है, मतलब कि एमिनो एसिड को टीआरएनए के साथ बाइंड करना, ये अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि अगर गलत टीआरएनए आके बाइंड कर जाए उसके गलत एमिनो एसिड के साथ, मैंने बोला कि हमारे जो सेल है उसमें चाहिए होता है 20 एसेंशियल एमिनो एसिड, है ना, 20 एमिनो एसिड हमें चाहिए होता है। तो हर एक 20 एमिनो एसिड के लिए 20 टाइप्स का टीआरएनए है, 20 तरीके का टीआरएनए सेल में मौजूद होता है। तो एक ही टाइप का एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को ही लाता है। अगर गलत हो तो गलत टीआरएनए के बाइंडिंग के रिजल्ट में इसका जो स्ट्रक्चर है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ बर्ताव आएगा, कुछ चेंज होगा, परिवर्तन। तो इस चेंज के वजह से जो है वो टीआरएनए को बाइंड करके नहीं रख पाएगा, उसको रिलीज कर देना होगा, ठीक है। यही होता है टीआरएनए चार्जिंग।
अभी जब हम टीआरएनए चार्जिंग को देख चुके हैं, मतलब कि हम जान चुके हैं कैसे ओवरऑल प्रोसेस काम करेगा। कोडॉन एंटी कोडॉन बाइंडिंग होगा, फिर राइबोसोम का 23S आरआरएनए जो है वो कैटालाइज करेगा और जो रिएक्शन है ट्रांसपेप्टाइडेशन का वो करेगा। मगर क्वेश्चन है कि कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब कैसे शुरुआत है कैसे एंड है, वो हम देखेंगे। उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और उसमें हम देखेंगे कि पहले तो है इनिशिएशन, शुरुआत के लिए हमें चाहिए होगा कुछ फैक्टर्स, कुछ प्रोटीन्स, हम उसे कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स। हर एक स्टेप में प्रोटीन सिंथेसिस की, चाहे वो इनिशिएशन हो, इलॉन्गेशन हो, टर्मिनेशन हो, हमें कुछ प्रोटीन की ज़रूरत होता है, एक्सेसरी प्रोटीन, जो फैक्टर की तरह काम करता है और ये प्रोसेस को सामने के तरफ लाने के लिए, मतलब होने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। तो इनिशिएशन में जो फैक्टर्स हैं उसे हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर और IF, ठीक है ना। उसके अलावा हमें mRNA चाहिए, tRNA चाहिए, फर्स्ट tRNA जो है वो चाहिए। और प्रोकैरियोट सेल में पहले जो tRNA है वो ऑलवेज फिक्स्ड रहता है, वो AUG के साथ, AUG कोडॉन के एंटीकोडॉन पर बाइंड करेगा और उसके हिसाब से ये जो tRNA उसे हम कहते हैं F-MET। तो ये मिथियोनिन, क्योंकि AUG का जो कोडॉन है वो मिथियोनिन कोड करता है, तो फाइन मिथियोनिन आएगा, मिथियोनिन एक एमिनो एसिड। मगर ये मिथियोनिन मॉडिफाइड होता है, फॉर्माइलेटेड होता है, फॉर्माइल ग्रुप एडेड होता है उसके साथ। तो ये एक यूनिक फीचर है प्रोकैरियोट्स में, जहां पर F-MET tRNA आता है। और उसके साथ राइबोसोम का भी एक भूमिका है, जहां पर 50S और 30S राइबोसोम अलग सा काम करेगा और 50S 30S राइबोसोम एक साथ होकर 70S राइबोसोम हो जाएगा। उसके बाद जो है इनिशिएशन कंप्लीट होगा, हम देखेंगे। इलॉन्गेशन में इलॉन्गेशन फैक्टर्स चाहिए EF, और उसके साथ हमें चाहिए ढेर सारा चार्ज्ड एमिनो एसिड, मतलब कोडॉन को देख देख कर एमिनो एसिड उसके हिसाब से। और टर्मिनेशन में हमें चाहिए कुछ रिलीज फैक्टर और RF, और रिसाइकलिंग फैक्टर जिसे कहा जाता है RRF और राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर, ठीक है। ये चीज चाहिए टर्मिनेशन में, मतलब कि रिलीज फैक्टर्स का काम होगा यहां पर प्रोसेस को एंड करना। RRF और रिसाइकलिंग फैक्टर का काम होगा कि सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स है प्रोटीन सिंथेसिस के, मानो वो mRNA है, tRNA है, राइबोसोम है, सबको डिसोसिएट कर देना ताकि प्रोटीन सिंथेसिस और एक बार हो सके पहले से, ठीक है ना। तो जो भी जिस स्टेट में था उसमें वापस कर देना चाहिए। जैसे कि किचन में काम होने के बाद, खाना पकने के बाद सब कुछ क्लीन करके रखना है कि दोबारा हम बना सके, ऐसे ही यहाँ पर है। तो अभी हम जो ये प्रोसेस है, मैकेनिज्म है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसे हम एनिमेशन में देखेंगे, क्योंकि उससे बहुत जल्द होता है, जहाँ से हम सीख पाएंगे कैसे बहुत ही इजी होता है, आसान होता है देखना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले बात यह है कि इनिशिएशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का स्टार्ट, शुरुआत। तो इनिशिएशन को हम तीनों तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर जो आप देख सकते हो। एक तो है बाइंडिंग, जब mRNA और जो इनिशिएटर प्रोटीन्स होता है ट्रांसलेशन के लिए, और राइबोसोम का भी यूनिट्स पहले एक बाइंड करेगा, तो ये पहले बात होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनिशिएशन फैक्टर कैसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि पहले फर्स्ट जो पेप्टाइड बॉन्ड है कैसे फॉर्म होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये बात तो है कि अगर देखें कि राइबोसोम जो होता है लार्ज है, यहाँ पर लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और उसमें 3 साइट होता है, E साइट, P साइट और A साइट। A साइट चार्ज tRNA को बाइंड करता है, P साइट पेप्टाइडल tRNA को, और E साइट जो है एग्जिट चैनल कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि पहले का जो प्रोसेस है उसमें mRNA भी है, उसमें स्मॉल सब यूनिट भी है, और tRNA है, पहले tRNA जिसमें F-MET एमिनो एसिड आ रहा है। और हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि स्टार्ट साइट में AUG सीक्वेंस है, तो वही स्टार्ट साइट कहलाया जाएगा, राइट। तो पहले का जो कोडॉन है स्टार्ट कोडॉन AUG, उसमें जाके पहले UAC एंटीकोडॉन से F-MET tRNA जाके बाइंड कर गया, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना कि चार्ज्ड tRNA जब भी आएगा वो आके A साइट में ही बाइंड करेगा, मगर पहले का जो tRNA है, जो F-MET tRNA, वही
एक्सेप्शन है जो आके पी साइट में बाइंड कर रहा है, वरना उसके बाद का कोई भी टीआरएनए जो है वो आके ए साइट में ही बाइंड करता है। ठीक है, और ई साइट जो कहा था यहां पर, ई साइट से जब टीआरएनए खुद के अमीनो एसिड को डोनेट कर देता है, उसके बाद ई साइट में जाके वो एग्जिट कर जाता है, इसके लिए उसको एग्जिट चैनल भी कहता है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है जहां पर हमें एमआरएनए चाहिए, स्मॉल सब यूनिट चाहिए राइबोसोम का, और एफ मेट टीआरएनए चाहिए प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है स्टार्ट में, है ना। तो इनिशिएशन फैक्टर कैसे काम करता है, और बहुत सारे ये जो सब यूनिट्स है, टीआरएनए है, एमआरएनए है, कैसे इंटरैक्ट करते हैं पहले ही, ताकि पहले का जो टीआरएनए है वो पी साइट में बाइंड कर सके। ठीक है, तो देखें यहां पर हम देखो कि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट और पहले का इनिशिएशन फैक्टर नंबर 3, ठीक है, IF3। अब ये IF3 आके ई साइट को ब्लॉक करके बाइंड कर जाएगा। ई साइट ब्लॉक हो गया। ई साइट ब्लॉक होने पर बड़ा वाला जो यूनिट होता है वो स्मॉल यूनिट के साथ बाइंड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अभी तक स्मॉल यूनिट ही है खुद, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होता है, इनिशिएशन फैक्टर 1 IF1 भी आएगा। IF1 एक प्रोटीन के साथ आता है जिसको कहा जाता है इनिशिएशन फैक्टर 2, जो एक GTPase है। GTPase मतलब या इनिशिएशन फैक्टर 2 GTP को यूटिलाइज करके इनिशिएशन फैक्टर 1 को ए साइट के नजदीक में बिठा देगा। तो चलिए देखें, तो ये रहा, एक साथ मिलकर वो बैठ जाएगा। उसके बाद ये एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया जहां पर इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 तीनों हैं। अभी क्या होगा, यहां पर आप अगर गौर से देखो तो इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो ई साइट को ब्लॉक करके रखा हुआ है, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 ए साइट को ब्लॉक किया है, तो सिर्फ एक ही साइट फ्री है, वो है पी साइट। तो अभी जो टीआरएनए पहले आएगा वो पी साइट में ही बाइंड करेगा। इस हिसाब से पहले का जो एफ मेट टीआरएनए है वो आके सिर्फ पी साइट में ही बाइंड करता है, ये जाके वो बाइंड कर जाएगा पी साइट में। बाइंड करने के बाद इसका जो है ये प्री इनिशिएशन एक कॉम्प्लेक्स है, मगर ये कॉम्प्लेक्स अधूरा है एमआरएनए के बिना। तो अभी एमआरएनए आएगा। हमने जानते हैं कि पहले का जो एफ में टीआरएनए है उसे पहले ही आना है, तो उसे पता है, तो पहले से प्रिपेयर रहता है, मगर उसको बाइंड करना है उसकी कोडॉन के साथ। उसको कोडॉन का नाम क्या है, AUG, स्टार्ट कोडॉन। तो एमआरएनए चाहिए, वरना ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी एमआरएनए आएगा और एमआरएनए आके क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। बाइंड कर जाने के साथ साथ यहां पर एमआरएनए का जो AUG साइट है और स्टार्ट साइट है, स्टार्ट कोडॉन, वो UAC जहां पर टीआरएनए है पी साइट में, वहां पर पोजीशन कर देगा, खुद को उस हिसाब से पोजीशन कर देगा। और ये एमआरएनए के अटैचमेंट के साथ साथ जो है इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो रिलीज हो जाएगा। स्ट्रक्चरल चेंज होगा। इनिशिएशन फैक्टर 3 मतलब स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के पास एक इंफॉर्मेशन है, जब एमआरएनए बाइंड करेगा तो IF3 को रिलीज कर देना भाई, तो वो रिलीज कर देगा। उसके बाद क्या होगा, राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट आएगा, 50S सब यूनिट। तो ये बड़ा वाला जो सब यूनिट है, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, आके अभी ये पूरा कंपोनेंट के साथ बाइंड करेगा। जब ये बाइंड करेगा तो जो GTP था इनिशिएशन फैक्टर 2 का, वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा GDP और PI में। और उसके बाद क्या होगा, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर दोनों राइबोसोम को छोड़ के निकल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं इनिशिएशन, और इसे कहते हैं हम 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। मतलब कि यहां पर हमें 50S सब यूनिट है, 30S सब यूनिट है, एमआरएनए है, टीआरएनए है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, पूरा सब कुछ है जो चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो स्टार्ट हो चुका है, और इसे हम कहते हैं 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जब तक ये बड़ा सब यूनिट नहीं था तब तक हमें क्या था, 30S सब यूनिट था, टीआरएनए था, एमआरएनए था, उसे हम कहते थे 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी कंपोनेंट है, 70S में कौन कौन सी है, ऐसे ही है। अभी उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रोसेस को
कैसे फॉरवर्ड किया जाए, मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड ऐड होना कैसे शुरुआत होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड ऐड होना मतलब इलॉन्गेशन स्टार्ट हो गया, राइट। कैसे होगा चलिए देखें। तो ये रहा सिचुएशन, मैंने कहा कि हर एक चार्ज टीआरएनए जो है वो ए साइट पे बाइंड करेगा। तो अब देखो यहाँ पर राइबोसोम को थोड़ा सा फेड कर दिया गया ताकि आप बाकी का प्रोसेस देख सको। तो यहाँ पर देखो नया राइबोसोम जो है जिसको हम कहते हैं चार्ज टीआरएनए और एमिनो एसाइल टीआरएनए, ये एक एमिनो एसिड लेके आ रहा है कोडॉन देख के, ठीक है। अब ये कोडॉन देख के जब यहाँ पर आएगा, इसको भी एक प्रोटीन चाहिए जो इसको लेके आएगा, इसे कहते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर। ये इसको लेके आएगा और इसको प्रॉपरली प्लेस करेगा। अभी प्लेस जब कर देगा, प्लेस करने के बाद क्या होगा, दोनों एमिनो एसिड आ गया। पहले का तो एफमेट का जो मिथियोनिन, फॉर्मेलेटेड मिथियोनिन, वो है ही ये वाला ब्लैक वाला। अभी दूसरा जो ब्लू वाला है वो नया आया है यहाँ पर। अभी क्या होगा, उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होना है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पर ये दो एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड में जुड़ जाएगा और जो पहले का टीआरएनए है, मतलब कि एफमेट टीआरएनए, वो उसकी एमिनो एसिड को दूसरा मतलब नया वाला टीआरएनए के ऊपर अटैच कर देगा। पता चला? अब देखो क्लियरली यहां पर, मतलब पुराना एमिनो एसिड को नए के ऊपर ऐड होगा और पुराने टीआरएनए अभी अनचार्ज हो जाएगा। जब ये अनचार्ज हो जाएगा तब राइबोसोम थोड़ा सा मूव करेगा, और राइबोसोम मूव करता है एक कोडॉन यूनिट करके, मतलब के 3 न्यूक्लियोटाइड फॉरवर्ड, एक कोडॉन यूनिट करके रीड कर करके इंप्रूव करता है। तो उस हिसाब से एक कोडॉन यूनिट जब वो शिफ्ट कर जाएगा, उसके हिसाब से जो है ये पहले का जो ओल्ड टीआरएनए था वो एक्सिड चैनल में चला जाएगा और एक्सिड होके निकल जाएगा। तो जब भी राइबोसोम मूव करेगा तब जो भी टीआरएनए ए साइट में रहेगा वो पी में आ जाएगा, जो भी टीआरएनए पी साइट में रहेगा वो ई में आ जाएगा, और ए साइट जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। चलिए देखते हैं इलॉन्गेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो पहले की बात तो ये है कि इलॉन्गेशन में भी हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए, जिसे कहते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर्स, है ना। तो इलॉन्गेशन फैक्टर दोनों का तरीके का, EFTU, EFG और एक भी है EFTS। तो यहां पर ये है एमिनो एसाइल टीआरएनए जो कि चार्ज्ड है। अभी उसको ले आने के लिए EFTU की जरूरत है, और EFTU कैसे प्रोटीन है, GTPase। मतलब कि EFTU GTP के साथ बाइंड करने के बाद एक्टिवेट होगा खुद, और वो खुद एक व्हीकल की तरह चार्ज टीआरएनए को ए साइट पे लेके आएगा। तो चलिए देखें यहाँ पर EFTU GTP के साथ बाइंड होने के बाद टीआरएनए के साथ बाइंड होता है, उसके बाद इसको सीधा ए के साइट में एंटी कोडॉन कोडॉन बाइंडिंग करके प्रॉपरली ए राइबोसोम की ए साइट में प्लेस कर देगा, ठीक है। अभी जब प्लेस हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, राइबोसोम को मूव करना है। तो प्लेस हो जाने के बाद क्या होगा, वो जो EFTU का जॉब है वो हो चुका है, तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा GDP में और वो निकल भी जाएगा, वहां से रिलीज हो जाएगा। तो अभी जो चाहिए वो है सेकेंड स्टेप ऑफ इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में 2 स्टेप है, एक तो है ट्रांसपेप्टिडेशन, मतलब टीआरएनए को लाने के बाद देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो पी साइट में जो टीआरएनए उसके ऊपर बहुत सारे अमीनो एसिड ऑलरेडी लग चुका है, मतलब पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो रहा है। अब ये सारे के सारे तो चेन है, इसको ये ट्रांसफर करके नया वाला में अटैच कर देगा, इसको ट्रांसपेप्टिडेशन कहते हैं, वो होना जरूरी है। और सेकंड इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रांसलोकेशन, मतलब राइबोसोम को मूव करना है एक कोडॉन यूनिट कर करके। तो अभी हम देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो ये अभी जब ये EFTU रिलीज होगा, उसके बाद EFTU जो है वो फिर से नया एक GTP के साथ बाइंड कर लेगा ताकि और एक बार ये प्रोसेस को कर सके। तो ऐसे ये प्रोसेस को बार बार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं इलॉन्गेशन के पहला स्टेप मतलब ट्रांसपेप्टिडेशन कैसे होता है ना। ट्रांसपेप्टिडेशन में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा किसके बीच में, नया अमीनो एसिड और बाकी का जो चेन है उसके साथ। तो इसके वजह से क्या होगा, कौन इसको करेगा, एंजाइम चाहिए 23S rRNA जो लार्ज सबयूनिट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर्स देखें तो आप अगर देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, पहले तो है जो टीआरएनए पी साइट में उसे हम कहते हैं पेप्टाइडिल टीआरएनए, जो टीआरएनए ए साइट में उसे हम कहते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए।
तो अभी क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो कि एमिनो एसिड टीआरएनए का जो एमीन ग्रुप है, यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तो इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक के वजह से बाकी का जो पॉलीपेप्टाइड है वो नया जो एमिनो एसिड टीआरएनए का एमिनो एसिड है उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड में अटैच हो जाता है ना। अब देखो कार्बन को अटैक किया, अब कार्बन का है जो ये बॉन्ड है एक्सेप्टर आर्म के साथ वो ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांसपेप्टाइडेज रिएक्शन होता है और ये एक 23S rRNA जो 50S सब यूनिट का पार्ट है वही करता है। अभी ये होने के बाद सेकेंड जो स्टेप है ट्रांसलोकेशन, मतलब राइबोसोम को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए इसे और एक इलोंगेशन फैक्टर की जरूरत होता है, उसके नाम है EFG और इलोंगेशन फैक्टर G, है ना। तो इलोंगेशन फैक्टर G वो भी एक GTPase है। तो अभी क्या होगा, EFG आके जो इलोंगेशन फैक्टर बाइंडिंग साइट है लार्ज सब यूनिट में वहां पर आके बाइंड कर जाएगा। तो जब भी वो वहां पर आके बाइंड कर जाएगा GTP को हाइड्रोलाइसिस करेगा, एक पावर स्ट्रोक जनरेट होता है, मतलब कि एक चेंज जिसकी वजह से जो राइबोसोम है वो एक कोडॉन यूनिट आगे बढ़ जाएगा। तो देखो ये आया, GTP हाइड्रोलाइसिस होगा तो राइबोसोम एक कोडॉन यूनिट आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने से जो भी टीआरएनए पी साइट में था वो ई में चला गया और ई में मतलब एग्जिट, वहां से एग्जिट हो जाएगा ब्लैंक, और जो भी टीआरएनए ए साइट में था वो आके पी साइट में आ जाएगा। अभी ए साइट फ्री हो जाएगा, ए साइट फ्री हो जाने के बाद क्या होगा, ए साइट फ्री हो जाने के बाद नया टीआरएनए आकर वहां पर फिर से बाइंड कर सकता है ना। ये बहुत आसान एक तरीका है। अभी आखिरी जो स्टेप मतलब कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, वो कैसे होता है पता है। टर्मिनेशन के लिए भी कुछ फैक्टर्स की जरूरत होता है, जैसे उसके हम कहते हैं रिलीज फैक्टर और रिसाइकलिंग फैक्टर। तो टर्मिनेशन कब होगा, जब तक कोडॉन मिलता रहेगा ट्रांसलेशन चलता रहेगा। तो जब जाके स्टॉप कोडॉन मिलेगा तब टर्मिनेशन होगा ट्रांसलेशन का। तो स्टॉप कोडॉन मतलब 3 कोडॉन है, UAG, UAG, UGA। तो ये जो 3 स्टॉप कोडॉन है उसके डिफरेंट नाम से भी कहा जाता है, ओपाल, एम्बर, ऑकर, डिफरेंट नाम होता है उनका, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या होगा कि पहले तो एक रिसाइकलिंग रिलीज फैक्टर आएगा जिसे हम कहते हैं रिलीज फैक्टर 1। तो ये रिलीज फैक्टर और क्लास 1 रिलीज फैक्टर, ये रिलीज फैक्टर का एक बाइंडिंग सेंटर है स्पेसिफिक, वो सेंटर पर जो लार्ज सब यूनिट में फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है वहां पर आके बाइंड करेगा। मगर ये रिलीज फैक्टर जो है ना क्लास 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट तरीके से डिजाइन किया हुआ है प्रोटीन है, क्योंकि ये इसका 2 टर्मिनल है, एक ग्रीन वाला यहाँ पर एक ब्लू वाला। ब्लू वाला जो टर्मिनल है इसके हिसाब से ये एंटी कोडॉन यूनिट है, ये जाके स्टॉप कोडॉन को पहचान सकता है, स्टॉप कोडॉन के साथ बाइंड कर सकता है, एक mRNA के, एक tRNA की तरह। तो जब ये स्टॉप कोडॉन के साथ बाइंड कर जाएगा और इसे लगेगा यही स्टॉप कोडॉन है, सही है, तब ये ग्रीन जो डोमेन है इसको एक्टिवेट कर देगा। और ग्रीन डोमेन एक्टिवेट करने के मतलब है ग्रीन डोमेन हाइड्रोलिसिस कर देता है एसाइल बॉन्ड का। और हम जानते हैं कि टोटल ये जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, पॉलीपेप्टाइड रहता है टीआरएनए के साथ अटैच होकर, वो एक एसाइल बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है। तो वो बॉन्ड को बहुत आसानी से ये जो ग्रीन डोमेन है वो क्लीव कर देगा पेप्टाइडेज रिएक्शन के साथ। तो क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड जो बन पाया अभी तक वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पॉलीपेप्टाइड रिलीज होने के बाद वो फोल्डिंग होगा ताकि वो फंक्शनल प्रोटीन बन चुके। मगर इसमें ये जो प्रोसेस है, प्रोटीन बन गया मतलब कि पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस रिलीज हो गया, मगर इसे हम खत्म नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्रोटीन को रिलीज किया मतलब प्रोटीन तो बन गया, मगर बाकी का जो स्ट्रक्चर्स है, राइबोसोम है, टीआरएनए है, आरआरएनए, वो अभी ऐसे ही है। तो वो उसको हमको रिलीज करना है, ऐसे स्ट्रक्चर में हम नहीं रख पाएंगे। अगर ऐसे स्ट्रक्चर में रख देंगे तो जब बाद में हमें प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत पड़ेगी तो राइबोसोम नहीं रहेगा। तो राइबोसोम को हमें फ्री करना है फिर से जैसे कि पहले था। तो उसके लिए दूसरा रिलीज फैक्टर आता है, उसे हम कहते हैं क्लास 2 रिलीज फैक्टर। अभी क्लास 2 रिलीज फैक्टर यहां पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है, वो भी आएगा, मगर वो GDP के साथ आएगा, नॉट GTP।
अभी वही एकमात्र रिलीज फैक्टर है जो जीडीपी को लेके आता है और उसके बाद जीटीपी बन जाता है उसके साथ, और वो जब जीडीपी से जीटीपी कन्वर्ट होता है तो वो रिलीज फैक्टर नंबर 1 को हटा देता है। तो क्लास 2 रिलीज फैक्टर आके रिलीज फैक्टर क्लास 1 को निकाल देता है और उसके बाद खुद का जीटीपी को हाइड्रोलिसिस करके खुद भी निकल जाता है। तो क्लास 2 रिलीज फैक्टर का जो रोल है वो क्लास 1 रिलीज फैक्टर को हटाना और देन खुद को भी वहाँ से हटा देना, ठीक है ना। तो अभी अगर सारे रिलीज फैक्टर छोड़ के चले गए राइबोसोम को, तो अभी क्या क्या है? ए साइट फ्री है, ई साइट में एक एग्जिट चैनल पे एक टीआरएनए है और पी साइट पे भी एक टीआरएनए अभी तक है और एमआरएनए है। अभी सबको डिसोसिएट करना है हमको, ठीक है ना। सबको अगर डिसोसिएट करना है तो हम क्या करेंगे? फॉर राइबोसोम डिसोसिएशन अभी हम देखेंगे आखिर फैक्टर, और आखिरी जो फैक्टर है उसे कहते हैं RRF, राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर। तो राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर अकेला ये काम नहीं कर पाता है, उसे चाहिए होता है एक इलॉन्गेशन फैक्टर और एक इनिशिएशन फैक्टर भी। उसे चाहिए होता है इलॉन्गेशन फैक्टर G एंड उसे चाहिए होता है इनिशिएशन फैक्टर 3, और ये तीनों मिला के आके सबको डिसोसिएट करता है। क्यों? अगर आप देखो राइबोसोम रिलीज फैक्टर आएगा, आके पहले तो स्टॉप कोडॉन पर बाइंड कर जाएगा ए साइट में, अभी उसके बाद EFG आएगा जीटीपी को लेकर, फैक्टर बाइंडिंग साइट पे वो अटैच होगा, जीटीपी को हाइड्रोलिसिस करेगा। और हम जानते हैं कि अगर EFG जीटीपी हाइड्रोलिसिस करता है तो राइबोसोम एक कोडॉन यूनिट फॉरवर्ड मूव करता है। तो यहाँ पर एक कोडॉन यूनिट जब भी वो मूव कर जाएगा, जो भी टीआरएनए ई साइट पे था वो रिलीज हो जाएगा, जो भी टीआरएनए पी साइट पे था वो एग्जिट चैनल पे चला जाएगा। तो अभी जाके सारे के सारे टीआरएनए बाइंडिंग जो साइट है राइबोसोम में वो फ्री हो गया, सब कुछ निकल गया। अभी क्या है, एमआरएनए को राइबोसोमल सब यूनिट से सेपरेट करना है। उसके लिए IF3 और इनिशिएशन फैक्टर 3 आएगा और वो आके राइबोसोम का ई साइट पे बाइंड करेगा, और पता चला ई साइट में जब भी वो बाइंड करेगा EFG भी रिलीज हो जाएगा, और ई साइट पे अगर IF3 बाइंड करता है तो क्या होता है, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जो है वो सेपरेट हो जाता है। हमने देखा पहले कि अगर EF3 ई साइट पे बाइंड करके रखा हुआ है तो लार्ज यूनिट आके स्मॉल यूनिट के साथ अटैच नहीं हो पाता। तो जब ही EF3 यहाँ पर अटैच हो जाएगा, सारे के सारे सब यूनिट सेपरेट हो जाएगा, एमआरएनए सेपरेट हो जाएगा, रिलीज फैक्टर भी सेपरेट, रिसाइक्लिंग फैक्टर भी सेपरेट हो जाएगा। तो सब कुछ सेपरेट हो जाएगा यहाँ पर, और जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो ख़त्म हो जाएगा। और ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था AUG से, स्टार्ट कोडॉन से, वो ख़त्म हुआ स्टॉप कोडॉन पर। यहाँ पर पिक्चर में स्टॉप कोडॉन दिखाया गया रेड कलर पर, तो यहाँ पर ऐसे ये ख़त्म होता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अगर आप ट्रांसलेशन प्रोसेस समझ पाए तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सब आपका फ्रेंड्स जो है बेनिफिट मिले उन लोगों को, और आप भी देखते रहे, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें ताकि हम और भी हिंदी में वीडियो बनाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद हुआ होगा। तो थैंक यू एवरीवन, फिर से मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेके। अगर कुछ टॉपिक में वीडियो आपको जल्द से जल्द चाहिए तो हमको सजेस्ट भी कर सकते हैं आप कमेंट के द्वारा। थैंक यू।